नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। हमने आप लोगों को CDP यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के बारे में जो है चर्चाएं की थी। इसके पहले मैं आपको 6 वीडियो तक दे चुका हूं और जितनी भी चर्चा की है हमने महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं उन पे हमने चर्चा की है। ये मान के चलिए कि ये वो टॉपिक्स हैं जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी यही है आपका CDP, जिसको कहते हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो इसी की सीरीज पे चर्चा करते हुए हमने बाल विकास के बारे में बताया था कि बाल विकास क्या होता है ना। फिर उसके बाद में आप लोगों को बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था, सारी अवस्थाएं भी बताई थी हमने कि गर्भाधान अवस्था से लेकर एडोलसेंस यानी किशोरावस्था तक उन पर चर्चा की थी। और किशोरावस्था के बाद में जो है आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बाल विकास का आधार और उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास की प्रकृति। आधार का मतलब प्रकृति, उसका नेचर क्या होता है, ठीक है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसकी प्रकृति होती है। देखो, पहले तो ये जान लो कि जो मनुष्य है यानी जो मानव है यानी जो हमारा जन्म हुआ है, तो हम गर्भाधान से लेकर, ठीक है, और मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है, ठीक। पूरी चीजें मतलब आप समझिए कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास, यानी जन्म से नहीं, जन्म के पहले जब से गर्भ धारण किया गया है तब से लेके अब तक यानी मृत्यु तक आने वाली जो मृत्यु है वहां तक जो है विकास होता रहता है। वो क्षणिक होता है, आता है चला जाता है और धीरे धीरे करके होता है। इसी तरह से चीजें होती हैं विकास के अंतर्गत। अब मानव विकास जो होता है वो अनेक कारकों से होता है, कई सारे कारक कह रहा हूं, कारण नहीं कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मानव का विकास अनेक कारकों के द्वारा होता है, जिसमें दो प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से दो प्रमुख कारक होते हैं? एक जैविक कारक होता है और दूसरा सामाजिक कारक होता है, सॉरी कारक। पहला जैविक कारक और दूसरा सामाजिक कारक। अब देखिए, जैविक और सामाजिक कारक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। जैविक कारक जो होता है, जैविक विकास जो होता है, उसका दायित्व किस पर होता है? माता और पिता पर, ठीक। और जो सामाजिक विकास का दायित्व होता है वो किस पर होता है? वातावरण पर, ठीक है। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। आप समझिए, हमारी जैविक कारक का मतलब बायोलॉजिकल जो होते हैं, यानी आपके जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो होते हैं जैविक कारक, ठीक है। और आपको जो विकास मिलेगा वो उन्हीं से मिलेगा। क्यों विकास उन्हीं से मिलेगा? क्योंकि गर्भ धारण करने का जो श्रेय है वो माता पिता को जाता है, ठीक है, माता को जाता है और पिता के द्वारा जाता है। तो इसलिए उसका विकास भी उन्हीं के द्वारा होगा, ठीक। यानी पहले 15 दिन से लेकर गर्भ धारण के पहले 15 दिन से लेकर आखिरी आपके 280वें दिन तक, 280 दिन यानी 9 माह का कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गर्भ कितने दिन का होता है? 9 माह का। ये एक स्टैंडर्ड है, लगभग इसको 280 दिन कहा जाता है। 9 × 27 270 होता है, लेकिन 280 दिन मान के चलो। 9 माह 9 दिन, 9 माह 10 दिन, 9 माह 12 दिन, ऐसा होता है। तो अब समझिए हमारी बात को। तो इतने दिनों में आपको जो दाना पानी खाना जो भी पोषण है, ठीक है, और जो भी चीजें सीखने को मिल रही हैं वो कहां से मिलती है? माता के द्वारा मिलती है। जब माता के द्वारा मिलती हैं वो चीजें, तो विकास के लिए उत्तरदायित्व कौन होगा? माता पिता होंगे। तो बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 9 माह जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसका विकास जो होता है, उसका जो पोषण होता है वो उसको उसकी माता के द्वारा मिलता है, ठीक है। सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। वातावरण पर कैसे होता है? अब वातावरण समझ लीजिए। वातावरण का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर का मतलब आस पड़ोस रहने वाले लोग, सामाजिक, इसीलिए वही तो हुए आस पड़ोस। और ये जान लो कि प्रथम समाज का निर्माण उसके माता पिता से ही होता है। बच्चे के जो प्रथम समाज का निर्माण है वो उसके माता पिता से ही होता है। और जब माता पिता के साथ और भी लोग रहते होंगे भाई, वो रहते होंगे दादा बाबा दादी रहते होंगे, और जो चाचा ताऊ रहते होंगे, चाची रहते हैं, बुआ लोग रहते हैं, फूफा लोग रहते हैं, और सगे संबंधी तमाम सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है सामाजिक विकास यानी वातावरण का जो है दायित्व होता है सामाजिक विकास पर, वही सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिएगा,
बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये बात कौन कह रहा है? ठीक है, ये बात भी बताई जा रही है कि बालक का जो विकास है उस पर जो है वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब बात समझिएगा हमारी, वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि जैसे ये बात जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिहीन माता पिता होते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता है, या और भी कुछ चीजें ले लो, जरूरी नहीं बुद्धिहीन, या ये लोग विकलांग माता पिता है तो उनकी संतानें विकलांग होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज, प्रकृति का फर्क कैसे पड़ता है? जो कमजोर माता पिता हैं, ठीक है, जिनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके बच्चों की भी शारीरिक अवस्थाएं ठीक ना हो। ऐसा नहीं है कि जिनके माता पिता का मस्तिष्क कमजोर हो यानी दिमाग से कम हो तो उनके बच्चे भी दिमाग से कम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और दिमाग आता कहां से है, माइंड आता कहां से है? वो वातावरण से आता है। वातावरण को देख के लोग सीखते हैं, तो वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है। ठीक है, यही चीज के अंदर है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम, मतलब जरूरी नहीं कि माता पिता ने जो आपको दिया है, जो आपको पोषण हुआ है गर्भ के दौरान, बस वहीं से काम खत्म हो जाए, बस उतने पे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वातावरण जो समाज आपको दे रहा है, समाज आपको बहुत कुछ सारी चीजें देता है, आपको उठना बैठना पढ़ना लिखना रहन सहन बहुत सारी चीजें सिखाता है। ठीक है, तो खाना पीना तक जो है समाज की देन होती है। तो वो समाज कहां पर है? वातावरण में, यानी वातावरण से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब वातावरण से आपको फल मिलते हैं, वातावरण से आपको फूल मिलते हैं, वातावरण से और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो वो वातावरण ही जो है आपके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और देखो एक चीज और भी है, दुष्प्रभावित भी करता है। जो चीजें आपके आसपास आपके सराउंड में आपके वातावरण में हो रही होंगी वही चीजें आप सीखेंगे, यानी बच्चा वही चीजें सीखता है। अगर आस पड़ोस में गाली देने वाले लोग हैं तो बच्चा गाली देना सीख जाएगा, अगर आस पड़ोस में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो बच्चा पढ़ाई लिखाई में जो है आगे हो जाएगा, वो पढ़ना लिखना ज्यादा सीखेगा। तो बस यही चीज है कि वातावरण प्रभावित करता है और वो दुष्प्रभावित भी करता है। यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए गंभीरता से समझाना चाहिए है। तो इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। ये क्लास के दायरे में जो है नेचर जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है, तो ये भी वातावरण का ही इफेक्ट है, वातावरण का ही प्रभाव है, इस चीज को जान लीजिएगा। बाकी हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब अगली बात पे ध्यान देते हैं, जन्म से संबंधित विकास वंशानुक्रम। अब देखो बात समझना, जन्म से संबंधित विकास यानी जन्म कैसे हुआ है, उसका कोई प्रयोजन रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, उसके दो जैविक कारक रहे होंगे, माता और पिता। ठीक है, और वही प्रयोजन क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। आपका वंश है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से आप आए हुए हैं, कौन है, आपके पीछे कौन रहा होगा, आपके माता पिता रहे, उनके पीछे कौन रहा होगा, उनके माता पिता रहे होंगे। ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है वही वंशानुक्रम कहलाता है। इसे प्रकृति भी कहते हैं, नेचर भी कहते हैं। ठीक है भाई, आप ये समझिए कि अक्सर गांव में अक्सर आप अपने जो ज्वाइंट फैमिली होती हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं, हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल, तो एकल परिवार पर लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें लोग कभी कभार अगर सगे संबंधी आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपका पोता तो आप पर गया है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसका स्वभाव जो है वो अपने बाबा पर है, या अपने नाना पर है, या अपनी नानी पर है, या अपनी दादी पर है। ठीक है, तो यही प्रकृति, यही वंशानुक्रम है। बात समझ में आ गई ना? इस चीज को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यदि आपकी शक्ल या आपके बालों का स्टाइल या आपके नाक का स्टाइल या आपकी आंखों का रंग या आपके जो है स्किन यानी त्वचा का रंग आपके किसी पूर्वज से मिलता जुलता हो तो समझ लीजिए वो वंशानुक्रम है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही हो। और एक चीज जान लो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जरूरी नहीं कि आप पिछली पीढ़ी से ही बिलोंग करते हो, जब उसकी 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी ऊपर से भी, यानी पिछली 5 पीढ़ियों से जो है ये चीज बिलोंग करती है, उससे जुड़ी हो सकती है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं पूरी तरह से श्योर हूं। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, या किसी अतिरिक्त कक्षा में इसका जो है फिर से जिक्र कर लिया जाएगा। फिर लिखा हुआ समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। अब भैया समाज से संबंधित अभी हमने बताया कि समाज से जो संबंधित विकास है, समाज से जो चीजें आपको मिल रही है, समाज से जो गुण आपको मिलते हैं, समाज से जो रहन सहन खाना पीना आपको मिल रहा है वो वातावरण है। समाज से आपको फल मिलते हैं वो वातावरण में है, समाज से आपको उठने बैठने रहने बोलने का तरीका मिलता है,
ये वातावरण ही है। और इसको भाई साहब पोषण कहते हैं, नर्चर। ठीक है, प्रकृति वंशानुक्रम यानी नेचर कहा जाता है उसको, और वातावरण जो है, जो समाज से संबंधित विकास होता है उसे वातावरण या नेचर नर्चर कहते हैं, यानी पोषण। अब यहीं से बात क्लियर होगी कि समाज से आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और पोषण जरूरी नहीं कि खाना पीना ही हो, बोलने का भी पोषण होता है, उठने बैठने का भी पोषण होता है, किसी की रिस्पेक्ट करने का भी पोषण होता है। कैसे आपको मिला, कैसे आप फलीभूत हो रहे हैं, कैसे आप वहां से सीख रहे हैं, तो ये पोषण ही तो हो रहा है। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को जो है सकारात्मक करते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप सीखते चले जा रहे हैं, लर्निंग हो रही है, ये पोषण ही तो हो रहा है आपका। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आप समझ लीजिए कि वंशानुक्रम क्या है, प्रकृति यानी नेचर है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मुझे याद नहीं है, शायद पूछा भी गया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कराएंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे इसकी। और जो सामाजिक वातावरण है जिससे हम लोग सीख रहे हैं उसे पोषण यानी नर्चर कह सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात? आप समझिए, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित होता है। बीज का मतलब जहां से वो जन्म ले रहा है, उसके जो माता पिता होंगे। यानी अगर जो आम का पौधा जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो किसी बीज के थ्रू खड़ा हुआ होगा, यानी बीज पहले बोया गया होगा तो उसमें से पेड़ निकला होगा। और वो बीज कहां से आया होगा, किसी दूसरे आम के पेड़ से आया होगा, वहां पे फल लगा होगा, उसके बाद उससे जो है बीज निकला होगा, उस बीज को बोया गया होगा तो दूसरा आम का पेड़। तो आप समझिए, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित होता है और उसका पोषण, उसके पोषण का दायित्व जो है उसके वातावरण पर होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखी, एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित होता है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर होता है। तो बीज में निहित क्या होता है, वंशानुक्रम। हमने बताया आपको कि अगर आम का पौधा है या जो है अंगूर का पौधा है या अनार का पौधा है या संतरे का पौधा है, वो कहीं दूसरी जगह से फल आया होगा, किसी दूसरे पेड़ से उस फल से जो बीज निकला होगा वो बोया गया होगा, तो वो पेड़ बना होगा फिर से दोबारा से। तो वो समझ लीजिए वंशानुक्रम है उसका वंश उस पेड़ से है। ठीक है, और दूसरी चीज बता रहे हैं कि उसके पोषण का दायित्व वातावरण पे। वातावरण का मतलब अब उसका पालन पोषण होना चाहिए। पालन होगा तो उसको पानी दिया जाएगा, खाद दी जाएगी, वो किस एटमॉस्फेयर, किस वातावरण, किस वायुमंडल में रह रहा है, ठीक है, उसका एम्बियंस क्या है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, समाज पे यानी वातावरण पे डिपेंड करती हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आप समझ लीजिए कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है। वंशानुक्रम का अर्थ ये होता है कि जैसे माता पिता वैसे संतान। ठीक है, शारीरिक मानसिक गुण या फिर उनके पूर्वज भी। आप बात समझिएगा, मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि वंशानुक्रम बेसिकली होता क्या है। जैसे माता पिता, जैसे कभी कभी आप लोग कह देते हैं अरे मतलब ये तो अपने पिताजी की फोटो कॉपी है, बिल्कुल बिल्कुल जेरॉक्स है, वैसे ही दिख रहे हैं जैसे इनके पिताजी थे। बचपन में और जवानी के समय इनके पिताजी भी ऐसे ही थे या इनकी माताजी भी ऐसी ही थी, ऐसी ही शक्ल थी, ऐसी ही सूरत थी, ऐसा रंग था, ऐसी ही आंखें थी, ऐसे बाल थे। ठीक है, तो जैसे माता पिता वैसी संतान। शारीरिक मानसिक गुण जो है उनको माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि ये पूर्वजों से भी मिलते हैं, नाना नानी से भी मिल सकते हैं और जो है बाबा दादी से भी मिल सकते हैं, या फिर उनके और जो पहले वाली पीढ़ी रही होगी वहां से भी मिल सकते हैं, वहां से भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? इसी को वंशानुक्रम कहा जाता है, पैतृकता कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, वंश परंपरा भी कहा जाता है। इतने नामों से पुकारा जाता है। क्या क्या कहा जाता है यहाँ पे हमने नोट कर रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, वंशानुक्रम कहा जाता है, वंश परंपरा कहा जाता है, पैतृकता कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है, यही सारी चीजें इन नामों से इनको पुकारा जाता है। अब समझिए एक चीज और जान लीजिए, जो विशेषताएं बच्चों के अंदर होती है उसके लिए सिर्फ माता पिता ही उत्तरदायी नहीं होते हैं, उनके सगे संबंधी भी उत्तरदायी होते हैं। जो उनसे पूर्व में, चाहे वो माता से संबंध रखते हो, माता की माता रही हो, पिता के पिता रहे हो या पिता की माता रही हो, या माता की माता या माता के पिता रहे हो या माता की बाबा दादी रही हो, उनसे भी संबंध रखते हैं। तो मतलब समझ लीजिए है ना कि चाहे वो पैटर्नल हो चाहे वो मैटरनल हो। यानी मैटरनल मतलब माता पिता के पक्ष की ओर के जितनी भी पीढ़ियां हैं, जितनी पीढ़ियां मतलब 2-3-4 पीढ़ियां जो पूर्व में रही होंगी, और पिता के पक्ष की जो 2-3-4 पीढ़ियां हैं वो सारी की सारी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आप बस समझिए कि इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं हमने, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वंशानुक्रम का अर्थ आपको स्पष्ट कर दिया है और परिभाषाएं नीचे हमने
लिख रखी हैं, 1, 2, 3 और 4 परिभाषाएं लिख रखी हैं। रेड मार्क किए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये परिभाषाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। इसको इन्वर्टेड कॉमा में और बंद कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा दी गई है रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अब तक जितनी कहानी समझाई है हमने, वही बात इन्होंने एक साधारण सी लाइन में बोल दी और ये बताया कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। हमने तो कुछ अलग नहीं बताया, हम भी तो वही बता रहे हैं कि माता पिता से जो गुण मिल रहे हैं बच्चे को, उसी को वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, पैतृकता या फिर जो है वंश परंपरा कहा जाता है। यही बात रूथ बेनेडिक्ट ने कही थी। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके का कोई गम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली बात यह है कि वुडवर्थ महोदय ने कहा वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, वो सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, जन्म के समय ही नहीं, गर्भाधान के समय 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। अब बात समझना, इन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है और कुछ नया नहीं बताया है कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती हैं। कौन सी? जो इंसान के जो है जन्म के समय ही नहीं प्राप्त होती हैं, वो कहां से? गर्भ के समय से प्राप्त होती हैं, यानी गर्भ धारण करने के समय 9 माह पूर्व की बात कर दी। किन्होंने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। ठीक है, ये परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको आसानी से कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए वो। इसके बाद में एक परिभाषा दी गई है, एक लाइन की परिभाषा, और ऐसी ही परिभाषाएं पूछी जाती हैं। माता पिता की विशेषताओं का हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। यह जेम्स ड्रेवर ने कही थी और कई बार पूछी गई है ये आपके यहाँ, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई बार पूछी गई है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा कि भैया माता पिता से जो विशेषताएं होती हैं वो आगे वाली पीढ़ी में, यानी पुत्र पुत्री जो भी है उनमें हस्तांतरित यानी ट्रांसफर हो जाती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं को वंशानुक्रम कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अगली और लास्ट चीज है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक संबंध। अब बात देखो, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ी का मतलब क्या? आपके दादा बाबा दादी, उनके पिताजी और माताजी, और जो उनके पिताजी माताजी थे और उनके माताजी और पिताजी। ठीक है, तो वो क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध पीढ़ियों से उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक। वो कह रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी से छठी पीढ़ी, ऐसे जो चीजें, जो विशेषताएं ट्रांसफर हो रही हैं, जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, हस्तांतरित हो रहे हैं, वही वंशानुक्रम है। किसने कहा? J.A. थॉमसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ और आपके जो है J.A. थॉमसन। कितने लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही सरल करके पढ़ाने का प्रयास किया, आप लोगों को बताने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम होता क्या है, आखिर कैसे गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, उसका जो जैविक कारण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, माता के अंदर 23 जोड़ी पिता के अंदर होते हैं। ठीक है, और वही गुणसूत्र आपस में क्रॉस होते हैं। ठीक है, जब क्रॉस होते हैं तो क्यों, कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको हम वो भी बताएंगे कि मानव का शरीर जो है सेल से बना हुआ है। एक सेल काफी होती है, यानी कोष जिसको कहा जाता है, एक सेल काफी होती है, लेकिन ये सेल क्या होते हैं? ये सेल अपने मल्टीपल में चलते हैं, यानी 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 64 होगा, ऐसे ही मल्टीपल में चलते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। इन्हीं कोषों को मिलने के बाद में मनुष्य का निर्माण होता है। वो एक जोड़ी माता से आता है और एक जोड़ी पिता से आता है। फिर एक जायगोट का निर्माण होता है। कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती, कैसे गुण हस्तांतरित होते हैं, पुत्री और पुत्र का जन्म किस से निर्धारण होता है, यानी लिंग निर्धारण जो है वो किस गुणसूत्र से होता है, उनके सबके बारे में हम लोग आपसे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वंशानुक्रम भी मेन कारकों में है, वातावरण भी मेन कारक है विकास को प्रभावित करने वाला। तो अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो है हमारे चैनल को
और आपके चैनल को एग्जाम प्रेप को लेखनी से जीतेंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अपना प्यार दुलार और स्नेह दिखाते रहिए। थैंक यू।